नमस्कार, जय हिंद। स्टडी भारत में आपका स्वागत है। 23 फरवरी 2023 मॉर्निंग शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सबसे सटीक रिव्यू आपको मैं दूंगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपको इस बार यूजीसी नेट एग्जाम की कम समय में सबसे बेस्ट तैयारी करनी है और पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो हमने लॉन्च किया है इंडिया का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज पीडीएफ, जिसमें आपको मिलेंगे 5000 एमसीक्यूज जो कि बेस्ड है न्यू पैटर्न के ऊपर। तो पेपर वन के टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है ओनली 99 रुपीज़। पूरा पीडीएफ आपके व्हाट्सअप पे आएगा। पेपर टू के ये सब्जेक्ट लिखे हैं, इनकी कॉस्ट है 99 रुपीज़। इसमें आपको फुली अपडेटेड कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपके व्हाट्सअप पे दी जाएगी। तो जल्दी से इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप करिए। आपको लिखना है 99 रुपीज़, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। आप सभी को पता है कि जैसे पेपर वन में 10 यूनिट होते हैं, तो देखिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है आज का वो मॉडरेट लेवल आया है। यानी कि मॉडरेट का मतलब होता है ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट। ठीक है, सो ये जो मॉडरेट लेवल था, उसके बाद रिसर्च था वो डिफ़िकल्ट लेवल का था, कॉम्प्रीहेंशन मॉडरेट था, कम्युनिकेशन इजी लेवल का था, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड इजी लेवल का था, परसेंटेज एवरेज के क्वेश्चन थे यहाँ पे। लॉजिकल रीजनिंग भी देखिए यहाँ पे इजी टू मॉडरेट था, इनकी आसान से, यानी कि ज़्यादा मुश्किल नहीं था। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन भी मॉडरेट लेवल था, ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा मुश्किल। फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी मॉडरेट लेवल था। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूनिट 9 है। ठीक है, यहाँ पे 8 फिर से आ गया। यूनिट जो 9 है हमारा पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, वो है इजी लेवल का। ठीक है, वो है इजी लेवल का था। और हायर एजुकेशन जो सिस्टम है वो है इजी लेवल टू मॉडरेट लेवल। ठीक है, तो 10 यूनिट है। तो आपको मैंने यहाँ पे लेवल दिखा दिए। अब आपको मैं वो क्वेश्चन दिखाऊंगा कि जो स्टूडेंट ने कहे थे कि ऐसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जिसको देख के आपको लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको और बढ़िया बना सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट बता रहे थे क्वेश्चन था ब्लूम ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमी से। ठीक है, तो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ब्लूम ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमी द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कोग्निटिव डोमेन इज, यानी कि ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर क्या है। देखिए, संज्ञात्मक होता है दिमाग से संबंधित, कोग्निटिव होता है दिमाग से संबंधित। ठीक है, यानी कि ब्लूम के जो ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमी है, जो पारंपरिक उसकी वर्गीकरण है उसका उसका उसमें क्या है कि जो अधिगम का, यानी कि जो लर्निंग का सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है। ठीक है, ये ऑप्शन थे। सो ऑप्शन देखिए आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन थे यही। तो इसका राइट आंसर है मूल्यांकन। देखिए, जो एवोल्यूशन है वो सबसे ऊपर है, वो सबसे हाईएस्ट लेवल है मूल्यांकन का। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे होता है। ठीक है, तो सबसे एंड में क्या है, मूल्यांकन। पहले ज्ञान, फिर बोध, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, तो ये सबसे हाईएस्ट था। फिर बात करते हैं, देखिए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया मतलब क्या है, ये एक बीमारी होती है स्टूडेंट में। बीमारी आप कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं हम इसे। डिसलेक्सिया संबंधित है रीडिंग डिसऑर्डर से, इनकी पठन विकृति से। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकृति से। इससे पीड़ित छात्र को सामान्य या औसत बुद्धि के बावजूद तेजी से पढ़ने में समझने में कठिनाई होती है। देखिए, हर एक जो स्टूडेंट है उसका दिमाग जो है वो सेम होता है, लेकिन क्या होता है कि उनको पढ़ने में दिक्कत आती है। ठीक है, डिसलेक्सिया उनको होता है। ठीक है, जैसे आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, तो वैसे स्टूडेंट हैं उनको डिसलेक्सिया होता है पढ़ने में। रीडिंग डिसऑर्डर उनको होता है, उनको जो है वो शब्द जो है वो अच्छे से पकड़ नहीं पाते। ठीक है, सो नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द, यानी कि शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है। यानी कि देखिए, शिक्षण प्रभावकारिता को, यानी कि देखिए जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, जब वो शिक्षण करते हैं, जब टीचिंग देते हैं, जब टीचर टीचिंग देते हैं, तो जो इफेक्टिवनेस होती है उसे कौन प्रभावित करता है। ठीक है, तो राइट आंसर है एजुकेशनल सिस्टम, यानी कि शैक्षणिक व्यवस्था। अब देखिए, एक स्कूल में या एक कॉलेज में कहीं पे भी कितना मर्जी अच्छा टीचर हो, वो जितना मर्जी अच्छा पढ़ाए, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उसे चलना होता है। तो वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा तभी वो कर पाएगा। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास जो बुक्स है, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में जो भी चीज़ है ना, अगर आपको टीचर आपको अपने शब्दों में आसान भाषा में लिखवा दे, लेकिन वो आपका गलत हो जाएगा,
है ना। आपको क्या करना पड़ता है, आपको बुक्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, चाहे वो मुश्किल है चाहे वो आसान है, आपको बुक्स के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। समझाएंगे आपको टीचर, लिखना पड़ेगा आपको बुक्स के अकॉर्डिंग, है ना। आप अपनी मर्जी से कुछ जोड़ नहीं सकते, टीचर चाह के भी उस चीज़ को ऐड नहीं कर सकते। इसलिए जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या है कि इफेक्टिवनेस जो टीचिंग है वो इफेक्ट करती है, प्रभावित होती है, ठीक है। तो राइट आंसर है डी, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक शक्तिशाली कारक शैक्षणिक व्यवस्था है। इसी से समाज का प्रतिरूप निर्धारित होता है, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज इन द टर्म ऑफ, यानी कि देखिए जो शिक्षण की प्रभावकारिता है का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप में किया जाना चाहिए, ठीक है। इनकी शिक्षण की जो प्रभावकारिता है, तो देखिए ये वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट की तरह बताए गए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता ये ऐसे ही क्वेश्चन थे, इनकी इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। सो शिक्षण की जो प्रभावकारिता है, इनकी इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग है, वो कैसे जज होती है। तो राइट आंसर है लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, यानी कि छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर। अब देखिए जब टीचर बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते कैसे पता चलेगा। मान लीजिए कि क्लास में जो स्टूडेंट है उन्हें हर एक चीज़ आती है ना, तो क्या होगा कि वो कहेंगे कि इन टीचर ने अच्छा पढ़ाया है इसलिए इनको सब चीज़ आती है। क्योंकि देखिए अगर टीचर पढ़ाएंगे तभी स्टूडेंट अच्छे से समझेंगे, है ना। मान लीजिए क्लास में सारे बच्चे पास हो गए, सारे बच्चे हाईएस्ट नंबर लेके आए, तो वो क्या है, टीचर की वाहवाही हो जाएगी। तो इससे पता चलेगा कि हाँ लर्निंग आउटकम्स जो स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका है, टीचर के समझाने का जो तरीका था वो सबसे बेस्ट रहा, ठीक है। जब आप देखिए यूजी टेट की तैयारी करते हैं तो आप देखते हैं कि कौन से टीचर ने सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट को जो अच्छी कोचिंग दी है जिससे स्टूडेंट पास हो चुके हैं, है ना। सो आप वहाँ पे ज्वाइनिंग करते हैं कि आपका भी जो अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। सो देखिए यही लर्निंग आउटकम्स होती है, ठीक है। सो ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखा है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको मैंने शॉर्ट में समझाया वही है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेट इज नोन एंड, यानी कि देखिए जो एक चर जिसमें हेर फेर की गई है कहलाता है। अब देखिए ये रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था, यानी कि जो वेरिएबल जो वेरी करता है, जो मैनिपुलेट होता है वो क्या है, ठीक है। वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि स्वतंत्र चर, ठीक है। यानी कि देखिए वेरिएबल क्या है, वेरी करते हैं हमेशा, क्या है आगे पीछे होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। वो कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप देखिए आप इसे पढ़िए अच्छे से, एक ऐसा चर जिसमें हेरफेर की गई है स्वतंत्र चर कहलाता है। स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ किया जाता है। जब देखिए रिसर्चर है जो प्रयोग करता है वो जोड़ तोड़ करता है ना, आगे पीछे कर देता है। जब भी देखिए कोई रिसर्च करते हैं तो अपने हिसाब से वो करते हैं। दूसरे शब्दों में स्वतंत्र चर वह चर है जिसके मूल्यों में प्रयोगकर्ता परिवर्तन करता है और इस परिवर्तन का प्रभाव उस आश्रित चर पर क्या पड़ता है यह देखता है। स्वतंत्र चर क्या है, दो प्रकार के होते हैं, टाइप ई और टाइप एस, ठीक है। आपको याद रखना जरूरी है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने टाइप के हैं, वो दो टाइप के हैं, टाइप ई और टाइप एस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रिसर्च का है। यदि एक शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब वह किस शोध का उदाहरण होगा। यानी कि देखिए जब एक रिसर्चर है, एक शोध करता है, जब वो शोध करते हैं, जो वो रिसर्च करते हैं, जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है, ठीक है, वो कौन सा प्रबंधकीय ज़्यादा ढंग संगठनात्मक प्रभावशाली होगा। इनकी जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है तो किस तरीके से करेगा कि वो सबसे ज़्यादा क्या है, प्रभावशाली हो, इफेक्टिव हो। सो राइट आंसर है आधारभूत शोध, बेसिक से, ठीक है, बेस पे, किसी बेस पे। तो देखिए सोल्यूशन देखिए, यदि कोई शोध करता है इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब वह आधारभूत शोध या मौलिक शोध कहलाएगा। क्रियानिष्ठ शोध तत्कालीन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए किया जाता है, जबकि व्यवहारिक शोध सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, इंपेरिकल रिसर्च इज सोशल साइंस इज एसोसिएटेड विद। अब देखिए सामाजिक विज्ञान में प्रयोगमूलक शोध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। इंपेरिकल रिसर्च देखिए किससे है संबंधित, तो राइट आंसर है पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी से, ठीक है।
यानी कि सकारात्मक दर्शन से। देखिए एम्पेरिकल रिसर्च से क्वेश्चन आया था, आप इसे आसानी से आराम से देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए सामाजिक विज्ञान में प्रयोगमूलक शोध सकारात्मक दर्शन से संबंधित है। प्रयोगमूलक शोध को अनुभविक शोध भी कहते हैं। इसके 3 प्रकार है, प्रेक्षण से संवादात्मक, प्रयोगात्मक, मतलब कि ऑब्जर्वेशन, कोरिलेशन, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है। तो यहाँ देखिए एक गुड कम्युनिकेटर बिगेन इन हिज या हर प्रेजेंटेशन, यानी कि देखिए एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किससे शुरू करता है। देखिए जब भी संप्रेषक क्या है, कम्युनिकेटर जो समझाता है। जैसे स्टेज पे खड़ा होता है ना एक व्यक्ति, वो क्या है, वो कम्युनिकेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में टीचर है, वो क्या है, वो कम्युनिकेटर है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो किससे अपनी शुरुआत करते हैं, प्रस्तुतिकरण किससे शुरुआत करते हैं, इजी रिहर्सल से, यानी कि सुगम पूर्वाभ्यास से, इनकी इजी रिहर्सल से। देखिए जब भी किसी को अपनी बात कहनी होती है तो वो इजी लेवल से करते हैं। जैसे टीचर मान लीजिए क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो इसी लेवल से पढ़ाते हैं बच्चों को, है ना। फिर डिफिकल्टी लेवल पे लेके जाते हैं। ठीक है, वो चीज़। सो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। सो क्वेश्चन है, ये आया था एक श्रृंखला वाला क्वेश्चन है, YVSP श्रृंखला के लिए अगला अक्षर क्या होगा, NMOL। ठीक है, इनकी YVSP के आगे क्या है। अब देखिए इसको राइट आंसर है M। ठीक है, राइट आंसर क्या है, M। इसे सॉल्व किया तो क्या आया, देखिए Y कितने पे है, ठीक है 25 पे, और V कितने पे है 22 पे, S कितने पे है 19 पे, और P कितने पे है 16 में। ठीक है, यानी कि 16, 19, 22, 25। ठीक है, अब इसके हम नीचे जाएं, देखिए ये पीछे जा रहा है ना, ये क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये वाला। P से अगर हम 3 पीछे कर दें, ठीक है, तो क्या आएगा, वो आएगा M। अब देखिए Y 25, 22, 19, 16 है ना, यहाँ पे 3 का गैप है। अब 3 क्यों लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है 16, 19, इसके बीच में गैप क्या है 3 का, 90 से 22 में गैप 3 का, 22 से 25 में गैप है 3 का, तो 3 माइनस किया तो आ गया M। ठीक है। सो देखिए ये वो वाले क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट ने हमें बताए थे, हमने उस हिसाब से आपको ये प्रेजेंटेशन दी है कि ताकि आप उस टॉपिक्स को अच्छे से करें और आपका एग्ज़ाम जो अच्छे से हो जाए। इस वीडियो का PDF लेने के लिए ज्वाइन करिए फ्री टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन